نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. जामिया की कोशिश रहती है कि तालीम के मैदान में उम्मत को और मुल्क को जिस चीज की जरूरत है वैसे अफराद मुहैया किए हैं। हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ये मुकाबले का दौर है और मुकाबले में वही टिक सकता है जो शुरू से लेकर आखिर तक पूरी मेहनत और जद्दोजहद के साथ लगा। इसलिए जब रेस होती है तो अगर कोई शुरू में स्लो रहा तो वो आखिर में जीत सकता है नहीं। अगर बीच में वो थक गया, सोचा कि 2-3 मिनट थोड़ा आराम कर लेता हूं तो वो आगे जा सकता है नहीं जा सकता। और कोई पूरा दौड़ कर आया और अखीर में सोचा कि अभी थोड़ा सा बाकी है, चलो 2 मिनट आराम से चले जाएंगे, तो दूसरा कोई क्या करेगा, आगे निकलेगा। तो कंपटीशन के इस दौर में आपको रेस में रहना है तो शुरू से लेकर आखिर तक क्या करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे हिंदुस्तान का जो तालीमी निजाम है, ये तालीमी निजाम अंग्रेजों का दिया हुआ है। तालीमी निजाम जो है, इस तालीमी निजाम में तब्दीली की जरूरत है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो एजुकेशन और तालीम के माहिर तालीम है, वो इस बात का रोना रोते रहते हैं कि अंग्रेजों ने जो एजुकेशन सिस्टम इस मुल्क में आजादी से पहले नाफिज किया था वो अपनी जरूरत के लिए किया। इसके लिए किया था अपनी जरूरत। क्यों? इसलिए कि वो इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे थे। उन्हें अपने हाथ के नीचे कलम की जरूरत थी, उनके अपने हाथ के नीचे काम करने वालों की जरूरत थी। इसलिए कि वो आए कहां से थे? ब्रिटिश से आए और यहाँ हमारे मुल्क हिंदुस्तान में आए। यहाँ पर करोड़ों इंसान, इन करोड़ों इंसानों पर कंट्रोल करना उनके लिए डिफिकल्ट था। तो वो ये चाहते थे कि यहीं के लोगों को ट्रेन कर अपनी मर्जी के मुताबिक इस मुल्क पर अपनी हुकूमत चलाए। फिर उसके बाद वो चले गए यहाँ से। उनके जाने के बाद होना ये चाहिए था कि हमारे मुल्क को अपना तालीमी निजाम अपने तौर पर बनाना चाहिए, लेकिन अब तक के उसकी तरफ जैसी होनी चाहिए पेशरफ्त हो सकी नहीं। अब जो सिस्टम है, इस सिस्टम के एतबार से पहले ये था कि 10वीं के बाद कुछ डिप्लोमा कोर्स में बच्चा चला जाता था और 12वीं के बाद बैचलर कोर्स के अंदर में बच्चा चला जाता है कि 12वीं हो गया तो या तो बीए करेगा, बीएससी करेगा, बीकॉम करेगा, या डिप्लोमा कोर्स ऐसे थे जो 12वीं के बाद किए जाते थे, जैसे वो बीएड कर लेता है। तो इस तरीके से निजाम था। उसमें बच्चा ज्यादा मेहनत करता था 10वीं और 12वीं। लेकिन अब सिस्टम चेंज हो गया। अब नीट को लाकर रख दिया इन्होंने कि आपको 12वीं आप चाहे कितने परसेंटेज से पास करें, उसका इतना ज्यादा अहमियत नहीं है, जबकि उसमें भी अच्छे परसेंटेज जरूरी है। जैसे आपको बी फार्मेसी करना है या आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई चीज करनी है तो उसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तो 50-50 कम से कम लाना ही पड़ेगा। यानी तीनों में मिलाकर 150 मार्क्स तो आपके लिए बहुत कंपलसरी है। तब जाकर अगर आप नीट पे भी उसमें ज्यादा रैंक लाते हैं तब फिर जाकर आप मेडिकल फील्ड में और किसी भी साइंस की फील्ड में आप जा सकते हैं, वरना आप जा सकते नहीं। तो अब बच्चे को 2 जगह मेहनत करनी पड़ती है। एक तो 12वीं में भी उसको अच्छे परसेंटेज लाने की कोशिश करनी पड़ती है
और उसी के साथ साथ उसको नीट में कामयाब होने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। तो हमारे यहाँ से बच्चे 12वीं पढ़ने के बाद नीट के लिए बहुत सारी जगहों पर जाते थे और उसके बाद हमने ये प्रोग्राम बनाया कि भाई ये नीट की तैयारी हमारे यहाँ पर क्यों होनी चाहिए। तो जामिया एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस के नाम से इस काम को शुरू किया गया। डॉक्टर अमानुल्लाह साहब के जरिए से इसका आगाज किया गया था। मतलब उनका गवर्नमेंट जॉब लग गया और वो वहां चले गए। अलबत्ता वो अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और थोड़े थोड़े दिन में यहाँ पर वो आते रहेंगे। लेकिन एक चीज शुरू हुई है उसे हमें कंटिन्यू करना है। तो उसके लिए हम जो लोग नीट में जो माहिर है हिंदुस्तान के, उन माहिरीन को हम यहाँ पर बुलाते रहते हैं और उनके जरिए से हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने जामिया एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस को और ज्यादा मजबूत बनाया जाए। इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि सिर्फ नीट नहीं होता है, नीट के अलावा और भी एग्जाम होते हैं कि जैसे आपको जाना है GEE होता है। तो हर फील्ड के एतबार से अलग अलग होते हैं। नीट जो है ये मेडिकल फील्ड के लिए खास होता है। साइंस आपने किया है तो उसके बाद अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी, कॉमर्स और आर्ट्स किया है तो उसके लिए दूसरे एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो अब हमने जो एक प्रोग्राम शुरू किया तो हमारे पास सिर्फ पहले बायोलॉजी के टीचर थे, खुदामान सर थे। फिर उसके बाद हमने कोशिश किया तो फिजिक्स के टीचर भी हमको मिले और केमिस्ट्री के टीचर हमारे पास फार्मेसी कॉलेज के अंदर अफजल सर है। तो उनका डेमो लिया गया तो समझ में आया कि भाई वो हमारे पास केमिस्ट्री के लिए चल सकते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो 1-2 दिन में यहाँ पर आकर अपना प्रोग्राम शुरू कर देंगे। तो इन तीनों में मिलाकर 700 से ऊपर जो मार्क्स होते हैं, 720 मार्क का जो पूरा इम्तिहान होता है, इसमें अगर आप 600 650 से ऊपर मार्क्स लाते हैं तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर लगता है। 600 500 से ऊपर अगर आप नंबर लाते हैं तो आपका गवर्नमेंट में तो नहीं नंबर लगता है, लेकिन महाराष्ट्र में एक ही माइनॉरिटी कॉलेज है मेडिकल और वो है जामिया इस्लामिया शातुम अब्दुल फवाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, जालना में है। तो ये एक ही मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। इसमें 85% स्टूडेंट ये कहां से आते हैं? माइनॉरिटी से आते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे 2022 में एग्जाम हुआ तो इस एग्जाम में मुस्लिम जो बच्चे हैं उन बच्चों की मेरिट लिस्ट बनती है कि मुसलमान बच्चों में वो कौन बच्चे हैं जिन्होंने ज्यादा मार्क्स हासिल किए। उस मेरिट लिस्ट के एतबार से 85% स्टूडेंट जो होते हैं वो गवर्नमेंट जामिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और रिसर्च को रिफर करती है। तो वो हमारे पास 85, अब तक के हमारे पास जो इंटेक था वो 100 का था, अब हमारा इंटेक हो गया है 150 का। तो पहले 85 स्टूडेंट आते थे, अब स्टूडेंट आएंगे तकरीबन 122 और गुज़िश्ता साल जो हमारे पास सबसे लास्ट में जहां पर माइनॉरिटी में आकर रुका वो तकरीबन 516 या 17 मार्क्स का जो बच्चा था वो 85% में आखिरी बच्चा था। इसका मतलब ये है कि 500 से ऊपर तो आपको नंबर लाने पड़ेंगे अगर आप माइनॉरिटी में लाते हैं। इस माइनॉरिटी में आप लाते हैं तो इसका आपको क्या फायदा? तो इसका आपको फायदा ये है कि ये 85% माइनॉरिटी की जो स्टूडेंट्स है इनकी फीस गवर्नमेंट डिसाइड करती है और गवर्नमेंट कहती है कि भाई 1 साल के 6 लाख रुपए इन बच्चों के पास से लेंगे और वो 6 लाख रुपए में भी 50% गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है माइनॉरिटी, कितनी? 50%। तो 6 में से कितने आ गए? 3। तो इस तरीके से जो कोर्स MBBS का जो कोर्स आप वैसे मैनेजमेंट कोटे में जाए तो 1.25 करोड़ और 1.5 करोड़ में होता है, वो आप पूरा कोर्स
5 साल के 3 लाख 3.5 लाख भी पकड़े तो कितने लाख में होता है? 15। कितने में होता है? 15। तो बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो इसलिए आपके लिए अपॉर्चुनिटी, आपके लिए मौके कि अगर आप यहाँ पर अच्छे से मेहनत करें और आप डॉक्टर बनना चाहें तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जद्दोजहद और मेहनत करनी पड़ेगी। अब बाद मर्तबा क्या होता है कि बायोलॉजी है तो स्टूडेंट एक दिन को पकड़ के बैठ जाता है कि चलो बायोलॉजी करना है, हो जाएगा। लेकिन बायोलॉजी में आपको मिलेंगे पूरे मार्क्स मिलेंगे तो कितने मिलेंगे आपको? तो आपको तीनों सब्जेक्ट पर मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ पर जो मसला है, जैसा मैंने रिपोर्ट की, उस रिपोर्ट के एतबार से जो बात सामने आई हुई कि बच्चों का बेसिक जैसा होना चाहिए वैसा नहीं। तो बेसिक क्यों कमजोर है इस पर अभी हमारी नजर कि हमारे पास जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं उनका कमजोर है, हमारे पास से जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल या उर्दू मीडियम स्कूल से जो आ रहे हैं उनका कमजोर है। तो उसको कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए हमने तैयारी शुरू की है कि किस तरीके से उस कमजोरी को दूर किया जाए। क्योंकि आपका बेसिक क्लियर होगा तो फिर आपके लिए आगे जाने में सहूलत होगी। अगर आपका फाउंडेशन ही सही नहीं है, बेसिक ही सही नहीं, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए अब लेकिन जो बच्चे आ गए यहाँ पर उनके लिए मसला है कि वो ये सोचे कि मेरा तो बेसिक कमजोर है, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। तो मुश्किलें देश के आसान अशर, फारसी में कहते हैं, फारसी में कहावत है कि कोई मुश्किल ऐसी नहीं जो आसान हो। कब? जब आदमी खुद सोच दे कि मुझे करना है, जब आदमी सोच दे कि मुझे अपने टारगेट पर पहुंचना है, कि मुझे किसी न किसी तरीके से इसमें कामयाब होना है, तो उसके लिए देखो एक उम्र होती है बचपन और दूसरी उम्र होती है इंसान की जवानी। बचपन की उम्र में इंसान को याद करने के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, 12-14 साल का हो जाता है, तो वो मैच्योर हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है। जब वो स्टेबल हो जाता है तो अब चीजों को उसको याद करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उसको चीज को समझने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है समझने की। क्यों? इसलिए कि वो 12, 14, 15 साल का हो गया तो जाहिर सी बात है कि उसकी समझ में ग्रोथ आया, उसमें तरक्की हुई और वो चीजों को समझने लगा है। तो जब वो चीजों को समझने लगा है तो जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा सा अपने जहन पर प्रेशर डालेगा, थोड़ा सा जोर डालेगा, तो वो चीजें जो बचपन में जल्दी समझ में नहीं आती थी वो यहाँ पर जल्दी समझ में आएगी, और जल्दी समझ में आएगी तो उसका बेसिक जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो बेसिक क्लियर होना ये इम्पॉसिबल नहीं, डिफिकल्ट भी नहीं। एक होता है इम्पॉसिबल और एक होता है डिफिकल्ट। थोड़ी थोड़ी इंग्लिश मुझे भी आती है, आपकी जैसी नहीं आती है। तो इम्पॉसिबल का मतलब है कि नामुमकिन और डिफिकल्ट का मतलब है मुश्किल। तो इम्पॉसिबल तो है ही नहीं, दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं जो इम्पॉसिबल पॉसिबल है, उसको पॉसिबल बनाने के लिए जैसी मेहनत करनी पड़ती। और डिफिकल्ट अगर है तो वो तो आसान है, जब इम्पॉसिबल नहीं है तो डिफिकल्ट तो और भी, यानी डिफिकल्ट का मतलब क्या? मुश्किल। तो मुश्किल भी आसान हो जाता है। तो इसलिए आप देखते हैं तो वो चूंकि होती है वो अपने से बड़ा दाना निकल जाती है, वो लेकर जाती है अपने काम। उसका टारगेट क्या होता है? उसका अपना घर। वो लेकर जाती है, गिर जाती है, फिर लेकर जाती है, फिर क्या होती है? गिर जाती है। कब तक कैसा करती रहती वो? जब तक कि वो कहाँ ना पहुंच जाए अपने घर में और अपने बिल में और अपने टारगेट में, वहां तक कि वो हासिल। तो अल्लाह ने हमको ये सिखाया कि जब एक छोटी सी मेहनत कर अपने से डबल गोल उठाकर अपने टारगेट तक पहुंच सकती है, तो हमारे लिए तो कोई भी चीज अपने से डबल नहीं, सारी चीजें हमारे लिए आसान है। लेकिन जब तक कि आदमी का जहन नहीं बना, अब सबसे पहले आदमी का जहन बनना जरूरी है। वो जहन क्या बने कि भाई अगर जो मुश्किल भी है लेकिन मेहनत करके इसको आसान किया जा सकता है। तो आदमी हमेशा कैसा
कैसा सोचे, नेगेटिव नहीं सोचेगा, कैसा सोचेगा, पॉजिटिव। कोई सोचेगा कि नहीं क्यों समझ में आएगा, इसका बाप नहीं समझ में, तो वो दिमाग भी बोलेगा कि ये तो ऐसा बोलता है कि इसका बाप नहीं समझ में, तो बाप समझ में आए इससे अच्छा है कि अपन ही समझ में आ जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आदमी को थोड़ा सा सबसे पहले अपना जहन बनाना कि मैं इसको समझे बगैर छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे क्लियर किए बगैर छोड़ूंगा, जब तक ये क्लियर ना हो वहां तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं, तो वो एक ना एक दिन जरूर क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले दूसरे नंबर पर हिम्मत, कि आदमी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ होता नहीं है, क्या होता है, नहीं। आप देखेंगे ये दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां जो लोग चलाते हैं, एप्पल है, फेसबुक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि इन्होंने सबने नीट पास किया। इनमें बहुत सारे ऐसे हैं कि बहुत सारे जिन्होंने बड़ी बड़ी चीजें इजाद की हैं, उन लोगों को स्कूल में से निकाल दिया गया, ड्रॉप आउट बोलते हैं। तो ड्रॉप आउट यानी स्कूल में से टीचर ने क्या कर दिया था, उनको निकाल दिया था, भगा दिया था। उन लोगों ने बाद में मेहनत कर वो चीजें इजाद की जो स्कूल में पढ़ने वाले भी कर सके नहीं। इसका मतलब क्या है कि उनको एक धक्का लगा, क्या मुझे निकाल दिया, मुझे भगा दिया, मैं करके बता। इसलिए कहते हैं कामयाबी का पहला जीना नाकामी। कामयाबी का पहला जीना क्या है, यानी जो मेहनत करने के बावजूद नाकाम हुआ वो एक दिन कामयाब होता। अब आप सोचिए कि अच्छा नाकामी पहला जीना तो अच्छा है, नाकाम होते रहे, इसलिए मैंने क्या कहा, नहीं। कामयाबी का पहला जीना नाकामी का मतलब क्या, मेहनत किया उसके बाद भी क्या हुआ, नाकाम हुआ। तो अब वो सोचेगा कि इसका मतलब मेरी मेहनत में थोड़ी सी क्या रह गई है, कमी रही, चलो ज्यादा मेहनत, तो और मेहनत करेगा, तो सेकंड टाइम में वो क्या हो जाएगा, नहीं तो थर्ड टाइम में वो कामयाब जरूर होगा। तो उसके लिए आदमी को एक तो हौसला रखना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि नाकाम होकर अच्छे कमजोर जब कामयाब हो सकते हैं तो मैं क्यों कामयाब नहीं हो सकता है। तो इसलिए अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। इसलिए गौरव होगा, आदमी को खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं तो कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए खुद अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि नहीं ये मैं क्लियर करूंगा और इसको मैं समझूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। तो हिम्मत और इरादे के साथ आगे बढ़ना चाहिए और अपनी मेहनत को मुसलसल करते रहना चाहिए, कंटिन्यूस। ऐसा नहीं कि थोड़े दिन जोश में खूब किया मेहनत और फिर उसके बाद गुब्बारे में से हवा निकलती है, हवा क्या हो गई, निकल गई, टायर में से हवा निकल गई, क्या हुआ, वो बोलते हैं ना भैंस बैठ गई पानी में, भैंस बैठ गई पानी जाके बैठ गई, वो जल्दी उठती नहीं वहां से फिर। तो ऐसा नहीं, एक मतलब शुरू किया तो जब तक के टारगेट तक ना पहुंचे वहां तक उसे छोड़ना नहीं। तो हमारी यहाँ पर पूरी कोशिश हो रही है कि आपके लिए जो भी चीजें मुहैया की जाए अच्छे से अच्छे फीचर लाए जाए और भी जो चीजें हो सकती है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कामयाबी आपकी अपनी मेहनत पर, आप जितनी मेहनत आप करेंगे कामयाब होंगे। चाहे आपको सारी सहूलतें दे दी जाए, सब चीजें आपके पास आ जाए, लेकिन आप मेहनत नहीं करें तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको कामयाब होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना, आपको हौसला और हिम्मत रखनी पड़ेगी। तो इसलिए हम यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज आपको नीट में आगे बढ़ने के लिए जिसकी जरूरत है, अच्छी फैकल्टीज है और गेस्ट लेक्चरर के तौर पर कुछ लोगों को बुलाने की जरूरत पड़े तो वो सब हम करते रहेंगे। आपके जैसे स्मार्टफोन वगैरह है तो इसके जरिए से अब हर एक के पास मोबाइल होता है। तो बहुत सारी ऐसी एकेडमियां हैं जिन्होंने, जैसे खान एकेडमी वगैरह, जिन्होंने ये सारी चीजें अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर क्या करती है, डाल दी। तो आदमी मोबाइल लेके बैठकर गेम खेले, उसमें फेसबुक और व्हाट्सएप लेकर अपना वक्त जाया करे, उससे अच्छा ये है कि उसमें वो चीजें देखे जो उसको क्या हो सकती है, काम आ सकती है, जिससे उसको फायदा हो। तो आपका वक्त का वक्त निकलेगा और साथ साथ में वो वक्त आपका काम में आएगा। इसलिए किस चीज को किस मौके पर कैसे इस्तेमाल करना ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप अपने मोबाइल को सही इस्तेमाल करेंगे तो आप कामयाब हो। और अगर आपने अपने मोबाइल को गेम खेलने में लगा दिया, आपने चैटिंग में लगा दिया, आपने फेसबुक के ऊपर
ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, और पता नहीं क्या क्या, स्नैपचैट, और बहुत सारी दुनिया है सब। ये सब सारे जंगल है। ये क्या है? जंगल है। और जंगल में आदमी बहुत खुशी से जाता है ना? नहीं, जंगल में गया तो क्या हो जाता है? फंस जाता है। तो ऐसे ही ये जंगल में जो गया वो क्या हो जाता है? फंस जाता है तो खुशी से, लेकिन फिर निकल नहीं पाता है। इंटरटेन के लिए चला गया, लेकिन बाद में आप अंदर में कोई भी शेयर आपको खा सकता है। कोई फेसबुक वाला शेयर किसी को खा जाएगा, किसी को व्हाट्सएप वाला शेयर खा जाएगा, तो किसी को स्नैपचैट वाला बात खा जाएगा। तो कोई भी शिकार कर सकता है। ये सब क्या है? ऐसी चीजें हैं जो आपका शिकार करने के लिए बैठी हुई है, जो कभी भी आपको शिकार कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को शिकार से बचाने के लिए उसका क्या करना? सही इस्तेमाल करना। तो कल सर मुझे मिले, मैंने उनसे रिपोर्ट लेने की कोशिश की। बहुत दिन से सोच रहा था कि नीट के जो हमारे बच्चे हैं इनसे बात की जाए, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। मैंने इनसे कहा कि मैं कल इंशाल्लाह आता हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई मैं काम में भूल जाता हूँ, तो आप पीछे लगे जाना। तो सर ने वो हामिद सर को पीछे लगा दिया। इम्तियाज सर ने कहा कि मैं हामिद सर को पकड़ा, या हामिद सर को पकड़ के लाए। तो फिर वो तो बहरहाल असल मकसद ये है कि आप अपने मकसद के अंदर में लगे रहें, अपना वक्त जाया न करें। इसलिए क्या अंग्रेजी में कहते हैं टाइम इज गोल्ड, कि वक्त ये सोना। जैसे अब्दुल फत्ताह बुद्धा हमारे बहुत बड़े राइटर गुजरे हैं अभी 20-25 साल पहले, वो ये कहते हैं कि अल वक्त हुवल हयात, वक्त नाम है जिंदगी का। वक्त नाम है, यानी जैसे लोहा है, ये खाम माल, उससे आप क्या बना सकते हैं? पंखा बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, लोहे की खिड़की बना सकते हैं, कोई भी चीज बना सकते हैं। ऐसे ही कहा कि इंसान का वक्त भी ऐसा ही, इस वक्त को इंसान जैसा शेप देना चाहे दे सकता है। उसको अच्छी चीज में इस्तेमाल करेगा तो अच्छी चीज वजूद में आएगी, और अगर उसको ऐसे ही बर्बाद कर देगा तो वो बड़ा जंग खा जाएगा। ऐसे इंसान भी बड़ा क्या हो जाएगा? जंग खा जाएगा। तो इसलिए आज के जमाने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि स्टूडेंट जो है वो अपने वक्त की कदर नहीं करते, वक्त को बेकार चीजों में खर्च करते हैं। ये मोबाइल क्यों इजाद किया गया? मोबाइल क्यों बनाए? मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, बड़े शौक से इस्तेमाल करते हैं, और मालूम है आपको तभी मोबाइल टाइम बचाने के लिए क्यों बनाया गया? मोबाइल क्यों बनाया गया? मोबाइल से कौन सा टाइम बचता है? अरे मोबाइल से टाइम कैसे बचता है? कि पहले क्या होता था कि आपको कोई पैगाम किसी को पहुंचाना है, तो आपको कलम लो, कागज लो, बैठ क्या करो, उसको लिखो, लिखने के बाद पोस्ट ऑफिस में जाओ, वहां पर डालो, फिर वो पोस्ट वाला उसको डालता है। तो कितनी मेहनत लगती थी उसमें। लेकिन अब मोबाइल आया तो क्या हुआ? सामने वाले का नंबर लिया, मैसेज लिखा और ड्राइवर दिया ना, आपका भी बचा, पोस्ट वाले का भी बचा, और कितने लोग लिख रहे थे सबका टाइम बचा। तो टाइम बचाने के लिए इसको बनाया, मगर टाइम बचाने के बजाय लोगों ने उसको उसमें टाइम बर्बाद करना शुरू कर दिया। होना ये चाहिए था कि जरूरत के मौके पर उसको जरूरत के कदर इस्तेमाल किया, उसके बाद अपने काम में लग गए। लेकिन अपना काम छोड़ के उसके पीछे लग जाए, उल्टा हो गया। इसको बोलते हैं, एक होता है दवा खाने के बाद एक्शन, और दूसरा होता है रिएक्शन। एक्शन का मतलब अच्छा हो गया, दवा खाई आपने, सर दर्द का अच्छा हो गया। रिएक्शन का मतलब क्या है? डबल दुखने लग गया। रिएक्शन इसी को कहते हैं कि आपका सर क्या होने लगा, एक बीमारी के बजाय और दूसरी और कोई बीमारी हो गई आपको। तो ऐसे ही ये मोबाइल का रिएक्शन, क्या आप उसको लेकर बैठे रहते हैं और दूसरे किसी काम के अंदर में आप सारे अपना पढ़ना, अपना लिखना, ये सब कुछ छोड़ दिया और मोबाइल लेके आप बैठे हुए क्या देख रहे हैं? तो बोले टिकटॉक। इतनी बड़ी मुसीबत हुई है कि टिकटॉक नहीं है, टिकटॉक, यानी आपको धक्का लगा कि आपको जहन्नम में डाल दिया। समझ रही बात? ये टिकटॉक क्या है? मुसीबत। बैठे बैठे जो लोग
फालतू किस्म की पब्लिक जिनको कुछ पड़ी नहीं है, लोगों को एंटरटेन और हंसाने के लिए कुछ भी बना, बस उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि उनका लाइक बढ़ जाए, उनके व्यूअर्स बढ़ जाए, उनका सब्सक्राइब बढ़ जाए। उनके लाइक, उनके व्यूअर्स और उनके सब्सक्राइब के लिए हम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करें? सीधी सी बात है। उसके लाइक, उसका व्यूअर्स या उसका सब्सक्राइब बढ़ने से आपको क्या फायदा होगा? आपको कुछ मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलेगा। उसका फायदा है कि अगर उसने मॉनिटराइज किया है तो उसको पैसे मिलेगा, लेकिन आपको तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या है, आप अपना वक्त भी बर्बाद कर रहे हैं, कीमती वक्त आपका बर्बाद हो रहा है, और साथ साथ में आपको कुछ हासिल हो रहा नहीं। तो इसलिए फिर अल्लाह ने जब समझ ली, इंसान बड़ा हो गया, 15 साल के हो गए, 16-17 साल का हो गया, तो इंसान को समझ आ, इंसान को समझना चाहिए कि क्या करना और क्या नहीं करना, किस चीज के करने में मेरा फायदा है और किस चीज के करने में मेरा 1% बची, 1% समझ जाएगा। बेटा इसमें बनेंगी वीडियो तेरे में क्या करना है। पूछता रहूंगा, आपको भी कोई मसला है तो आप डायरेक्टली हमको मिलकर आप बोल सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर ये मसला है, उसको कैसे सॉर्ट आउट करना वो हमारा। तो मैंने तुम्हें आपके पूरे सपोर्ट के लिए तैयार बैठी है। आपका काम है कि आप किस तरीके से अच्छे अंदाज में परफॉर्मेंस करें और कैसे मेहनत करके आगे बढ़े। ठीक है, मेहनत करेंगे भाई। सर ने कहा कि इंशाल्लाह ये साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर तो हमारे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इंशाल्लाह नीट इस तरह से पास करेंगे कि वो सरकारी कोटे में या कम अज कम माइनॉरिटी के कोटे के अंदर में पास होकर जामिया में दाखिला लेंगे। ये सर ने कहा कि ऐसा टारगेट है। 5-7 बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जो इंशाल्लाह ये परफॉर्मेंस कर सकते हैं। लिहाजा आप मेहनत करें, जो आपको 5-7 बच्चे हमारे पास ऐसे हैं कि जो इंशाल्लाह ये परफॉर्मेंस कर सकते हैं। लिहाजा आप हजरात मेहनत करें, जो आपको टीचर मिले हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से जब मेहनत होगी तो इंशाल्लाह उसका नतीजा अच्छा ही आना है। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए।